मैं तो खुला कहता हूं, हमने तो कस्टमर केयर नंबर डाल रखे कि लॉरेंस या उसके गैंग का कोई भी व्यक्ति आपसे रंगदारी मांगता है, अच्छा, आपको हैरान परेशान करता है, तो ये कस्टमर केयर नंबर हमारे हैं, उस पर आप संपर्क करें। बाधाएं आ रही है जी साहब, क्षत्रिय करणी सेना के जो योद्धा हैं वो कश्मीर में जाके इन आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए तैयार है। चप्पे चप्पे के बारे में मुझे ज्ञान है, मेरे को जानकारी है, और मेरे पास वो सोर्स आज भी है। जहां हमारी भरपूर संख्या थी, उन विधानसभाओं को, उन लोकसभाओं को इन्होंने रिजर्व कर दिया जी। एज एन एक्स आर्मी ऑफिसर, आपको क्या लगता है इस समय भारतीय सेना के अंदर किस प्रकार की हलचल हो रही होगी? नहीं छोड़ूंगा जी, आज नहीं तो कल ठोकूंगा। हम बताएंगे हम हिंदू हैं और ये ले। सुखदेव सिंह गोगामणि जी को मैंने कई बार इस पूरी घटना को लेके जानकारी दी। बख्शेंगे नहीं साहब, मुखिया मारा है, मुखिया भी लेंगे, गैंग का खात्मा भी करेंगे। हम सब यहाँ तलवारें इसलिए लेकर आए कि इस तलवार का प्रहार किया जाए, ना कि वापस मैदान में डाली जाए। राज काको साहब, आप सही थे और मैं कार्यकारिणी भंग कर रहा हूँ, और तरफ नहीं ले जाना चाहता। समाज को एटलीस्ट पता चल जाए कि गलत क्या है, नहीं लेना चाहता, तो मुझे नहीं लेना है। मुझे इतना पता है, वो पहला व्यक्ति मैं ही था जिसने लॉरेंस और उसकी गैंग को खरी खोटी दबा के सुनाई, क्योंकि मेरे पास डर नहीं लगता। मैंने कहा परमात्मा से डरता हूँ भाई जी, कि जो सुखदेव सिंह जी वाली करणी सेना है, उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी पिछले वर्ष लॉन्च करी, राष्ट्रीय लोक सेवक संघ। उससे पहले महाराजा रणधीर सिंह जी भिंडर जो है वल्लभगढ़ राजस्थान से आते हैं, उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च करी। भंवर सिंह जी पलाड़ा जो अजमेर से आते हैं, उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च करी। और जब आप भी अपनी एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर देंगे तो ये 4 बंटवारों के अंदर क्षत्रिय समाज अगर वोट डालेगा भी तो हम सत्ता में पहुंच कैसे पाएंगे? विचारों के मतभेद कई तरह के होते हैं जी, और मैं नहीं चाहता इस माध्यम से मैं वो मतभेद समाज तक पहुंचाऊं। मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी अगर आए समाज के बीच तो आवश्यकता नहीं है। आज सबसे पहले तो कश्मीर के पहलगांव के अंदर शहीद हुए सभी श्रद्धालुओं को हमारी टीम अनफिल्टर्ड रियलिटीज़ की तरफ से सादर श्रद्धांजलि। आज हमारे साथ मौजूद है एक्स आर्मी ऑफिसर और वर्तमान करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत जी। डॉक्टर राज शेखावत जी काफ़ी लंबे समय तक कश्मीर के अंदर आतंकवाद विरोधी संगठन का हिस्सा रहे हैं। आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो हाल ही में पहलगाम के अंदर हमला हुआ, इसके पीछे के क्या क्या कारण रहे और कैसे एक आर्मी ऑफिसर को करणी सेना जैसे संगठन के साथ जुड़ना पड़ा। वी वेलकम यू सर। धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस प्रकार के हमलों के पीछे क्या मानसिकता रहती है? जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, उससे यह तो हम सब जान ही चुके हैं कि कहीं ना कहीं एक डर का माहौल घाटी में वो लोग स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि धर्म के आधार पे उन्होंने ये सारी हत्याएं की। सरकार की चूक है। देखिए, जहां तक मेरा मानना है जी, इसमें सरकार की अवश्य कहीं ना कहीं कमियां रही है, क्योंकि ये देश जो है ये सरकार चलाती है। किंतु मैं इतना अवश्य कहूंगा केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार के पास साधन संसाधन है, व्यवस्थाएं हैं, और यदि अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते इन साधन संसाधनों की व्यवस्थाओं का उपयोग करने में कहीं आपत्ति आ रही है, कुछ बाधाएं आ रही है जी साहब, क्षत्रिय करणी सेना के जो योद्धा हैं वो कश्मीर में जाके इन आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए तैयार है, आतंकवाद मुक्त कश्मीर करने के लिए तैयार है जी, पीए को भारत के साथ जोड़ने के लिए तैयार है। हम तैयार है। जिस तरह से भूतकाल में सरकार के द्वारा मुक्ति वाहिनी जो बंगाल में बांग्लादेश की आजादी में जिसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसके का साथ सहकार हमारी जो भारतीय सेना ने दिया और उसकी सहायता से, भारतीय सेना की सहायता से मुक्ति वाहिनी की व्यवस्था के साथ हमारी सरकार के द्वारा बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया गया था। उसी तर्ज पर हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार, जो भारत देश की जो केंद्र सरकार है, वो क्षत्रिय करणी सेना को आज्ञा दे
साधन संसाधनों की व्यवस्था कर दे, हम विश्वास दिलाते हैं कि कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा कर देंगे। क्योंकि हमारे पास सैनिक प्रकोष्ठ है जी, हमारे पास प्रशिक्षित भूतपूर्व सैनिक हैं और वो सक्षम है यहां पहुंचकर इन आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए। और मैं खुद 8 साल लगातार कश्मीर में अपना योगदान दे चुका हूं, बीएसएफ में अपना दायित्व निभा चुका हूं और चप्पे चप्पे के बारे में मुझे ज्ञान है, मेरे को जानकारी है और मेरे पास वो सोर्स आज भी है जो सोर्स हमें इंफॉर्मेशन दिया करते थे। उस वक्त तो आतंकवाद चरम सीमा पे था जब हम वहां थे, तो उस वक्त जब हमने इतने सारे आतंकवादियों का खात्मा किया, तो अब तो इतने आतंकवादी है भी नहीं, गिने चुने आतंकवादी है। उन आतंकवादियों के लिए हमारे पास सोर्स उपलब्ध है वहां पे आज भी, लेकिन अब हम सिविलियन हो गए, हम सेना के भाग रहे नहीं, अर्धसैनिक बल के भाग रहे नहीं, इसलिए हमें सरकार से आज्ञा लेनी पड़ रही है। इसलिए हम सरकार से आज्ञा लेके हम सरकार से अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि सरकार ये सुनिश्चित करे हम तैयार हैं मुक्ति वाहिनी के तर्ज पर कश्मीर को आतंकवाद मुक्त करने के लिए, आतंकवाद का खात्मा करने के लिए, पीओके को भारतवर्ष के साथ जोड़ने के लिए क्षत्रिय करनी सेना उनके योद्धाओं के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। सिर्फ सरकार की आज्ञा का इंतजार रहेगा, साधन संसाधनों का इंतजार रहेगा और ये समय की मांग है। कब तक हम हमारे इस भारतवर्ष में, इस हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं की हत्याओं को बर्दाश्त करेंगे? एज एन एक्स आर्मी ऑफिसर, आपको क्या लगता है इस समय भारतीय सेना के अंदर किस प्रकार की हलचल हो रही होगी? इन्होंने धर्म पूछ के हत्या की है जी, और हम वो समय दूर नहीं जब धर्म बता बता के इनकी हत्याएं करेंगे, इनको हम का खात्मा करेंगे। तो फर्क क्या रहेगा फिर उनमें और हम में? फर्क भाई, आतंकवादियों को आप क्यों जिंदा छोड़ेंगे, मैं पूछता पर धर्म के नाम पर अरे पर वही तो है, हम धर्म के नाम हम बताएंगे हम हिंदू हैं और ये ले। देखिए आतंकवाद जो है, आतंकवाद का खात्मा आवश्यक है और आतंकवादियों का कोई धर्म होता ही नहीं है, वो आतंकवादी है। जब डॉक्टर राज शेखावत जी उस कश्मीर के बर्फ के अंदर बंदूक को अपने कंधे पर लिए खड़े रहते थे, तब किस प्रकार की फीलिंग रहती थी मन में? क्या थोड़ी डर वाली फीलिंग रहती थी? भाई जब हम कश्मीर में लगातार 8 सालों तक रहे जी, और वहां उस वक्त आतंकवाद चरम सीमा पे था, हमने इतने आतंकवादी ठोके, हमें भी नहीं पता कितने ठोक दिए हमने उन 8 सालों में। और 2 साल हार्ड पोस्टिंग होती है, पूछ लेना आप किसी से भी जी, 2 साल हार्ड पोस्टिंग होती है। हमने लगातार 8 साल वहां पे इस राष्ट्र हित के लिए अपना योगदान दिया जी, और लड़े, इस देश के लिए लड़े, आतंकवादियों का खात्मा किया। तभी तो मैं कह रहा हूं केंद्र सरकार से कि हमें वहां के बारे में सारी जानकारी है, आप हमें एक मौका तो दे। जिस तरह से मुक्ति वाहिनी ने अपना योगदान दिया बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करने के लिए, उसी तर्ज पर हम तैयार हैं। मैं तैयार हूं क्योंकि मेरे पास जो सैनिक प्रकोष्ठ है, वो सैनिक प्रकोष्ठ में प्रशिक्षित अपने भूतपूर्व सैनिकों की व्यवस्था है, उन्हें साधन संसाधन की आवश्यकता है। मैं तो आपसे ये भी कहता हूं, मैं आपसे इसमें और एक आगे और एक कदम बढ़ाता हूं। मैं केंद्र सरकार से ये भी कहना चाहता हूं कि इस देश का कोई भी दुश्मन जो इस देश को आतंकवाद में झोंक रहा है, इस देश के टुकड़े कर रहा है, इस देश में अराजकता फैला रहा है, और वो कहीं भी विदेश में किसी भी कोने में बैठा है, तो उसमें भी हम उस दुश्मन के खात्मे के लिए तैयार हैं। हमारे पास वो भूतपूर्व सैनिक है जो इस देश के लिए अपना योगदान सालों तक दे चुके हैं। उन भूतपूर्व सैनिकों को चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, वो तो देशभक्त हैं, देश के लिए अपना योगदान दे चुके हैं। निस्वार्थ भाव से विदेशों में जाकर भी वो इन दुश्मनों का खात्मा करने की ताकत रखते हैं। उन्हें चाहिए क्या? साधन संसाधन चाहिए। आप उनको साधन संसाधन की व्यवस्था कर दो। जी जी, राज शेखावत खुद तैयार है जाने के लिए। पर साहब, जब आप बात कर रहे हैं मुक्ति वाहिनी की, उस समय देश इतना परिपक्व नहीं था, देश इतनी मजबूत स्थिति में नहीं था, इसलिए देश को उनकी आवश्यकता पड़ी। क्या आपको ऐसा लगता है कि आज भी देश उतनी कमजोर स्थिति में है कि भूतपूर्व सैनिकों की आवश्यकता पड़े देश को? क्या वर्तमान सैनिकों के ऊपर राज शेखावत जी को विश्वास नहीं है? बना ऐसा नहीं होता है।
मैंने आपसे फिर कहा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते कई बार जी सेनाओं का, अर्धसैनिकों का जो परोक्ष रूप से जो उपयोग करना है उसमें कहीं न कहीं बाधाएं आती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इस तरह का मूवमेंट चलता है। जी तो हमने ये कहा है, देखिए साहब, इस देश की सेना पे, इस देश की सेना के अधिकारियों पे कभी प्रश्न चिन्ह लग ही नहीं सकता साहब। उनको 2 हाथ से भी यदि आप सलाम करो तो भी कम है साहब। जी। उनका योगदान, उनका त्याग, उनका बलिदान साहब, आप कभी सोच नहीं सकते वो क्या बलिदान कर रहे हैं, आप बिलीव नहीं कर सकते। इन पहाड़ों में बर्फ़ की उन चादरों पे वो खड़े हैं, सालों सालों तक वो अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं। एक बार जाते तो वापस उतरने में काफ़ी समय उनको लग जाता है, और इतना टफ एटमॉस्फेयर होता है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन तक नहीं होता है, लोगों को भूख नहीं लगती, लोग एक बार खा लेते तो पूरे दिन भर खा नहीं सकते। ऐसा एटमॉस्फेयर होने के बावजूद भी वो अपने राष्ट्र प्रेम का बहुत ही उम्दा उदाहरण पेश करते हैं साहब। उनकी कार्य कुशलता पे कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस देश की जो सेना है, अर्धसैनिक बल है, जहां उनको प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करने में सरकार को कहीं बाधाएं आ रही है, तो ऐसी परिस्थिति में क्षत्रिय करणी सेना के जो योद्धा है, सैनिक प्रकोष्ठ के जो योद्धा है, प्रशिक्षित भूतपूर्व सैनिक है, उनकी सेवा लेने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए केंद्र सरकार को। जिस तरह से भूतकाल में मुक्ति वाहिनी ने अपना योगदान दिया, जी ठीक है, उनको भारतीय सेना ने साथ दिया तो योगदान दिया, हमें भी भारतीय सेना साथ दे, हम भी योगदान देने के तैयार है। हमें चाहिए क्या? हमें साधन दे दो। साधन क्या? हमें दे दो हथियार, दे दो, हमें वेपन्स दे दो ना, हमें हथियार चाहिए, स्मॉल वेपन्स हमें दीजिए, हम जाएंगे वहां, हमारे सोर्स हम रीएक्टिवेट करेंगे। हमारे पास कैट थे ना, हम वहां रोज कई आतंकवादी हम उठाते थे, इंट्रोगेशन करते थे, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते थे, उठाते थे, ये पूरा मूवमेंट चलता था, एनकाउंटर करते थे, यही तो हमारा काम था। करते क्या था? हम यही तो करते थे। तो अभी भी हमारे वो सोर्स वहां है। यदि केंद्र सरकार हमें आज्ञा प्रदान करे, हमारे अनुरोध को स्वीकारे, तो हम रीएक्टिवेट करेंगे हमारे सोर्स को। और अब तो उतना आतंकवाद है भी नहीं, बहुत ही सीमित आतंकवाद है, और सीमित आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमारे योद्धा तैयार है। एक बार आज्ञा तो प्रदान करें। भारतीय सेना को छोड़कर करणी सेना की तरफ रुख करने की आवश्यकता क्या पड़ गई आपको? नहीं, सेना तो सेना होती है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, भारतीय जो सेना है जी, वो एक सपना था मेरा कि मैं इस देश की सीमाओं पे और इस देश की रक्षा के लिए अपने छात्र धर्म का निर्वहन करूं। क्षत्रिय हूं ना भाई, जी जी, और हमारे पूर्वजों ने हमें यही सिखाया कि इस देश का प्रत्येक नागरिक आपका परिवार है जी, और उस नागरिक की रक्षा करना ही आपका छात्र धर्म है, उसको न्याय और अधिकार देना ही आपका छात्र धर्म है। तो जैसे ही हम लोगों ने पढ़ाई पूरी की, तो हमने बिल्कुल अर्धसैनिक बल बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जी, उसमें हमने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, और लगातार 8 साल हमें वो मौका मिला कि हम इस देश की जनता की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, कश्मीर की रक्षा के लिए अपना योगदान देते रहे। हमने सुनिश्चित किया कि क्षत्रिय यदि एक हो जाएगा जी, तो देश को न्याय और अधिकार मिल जाएगा, सनातनी जो है वो एक अपने आप हो जाएंगे। तो बस मौका मिला मुझे, परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह मुकामी जी ने मुझे मौका दिया, जी जी, गुजरात का अध्यक्ष बनाया। पद्मावत फिल्म का विरोध चल रहा था, हमने तन मन धन से लग के विरोध किया, और मुझे खुशी इस बात की है कि हम सफल रहे। एक समय वो भी आया जब विचारों के मतभेद के चलते जी क्षत्रिय करणी सेना की स्थापना करनी पड़ी मुझे, और उस दिन से लेके आज तक। किस प्रकार के मतभेद थे? नहीं, विचारों के मतभेद, समाज जानना चाहता है। विचारों के मतभेद कई तरह के होते हैं जी, और मैं नहीं चाहता इस माध्यम से मैं वो मतभेद समाज तक पहुंचा। मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी अगर आए समाज के बीच तो आवश्यकता नहीं है। आज मेरे वो जो गुरु हैं वो इस दुनिया में नहीं है जी जी जी, मेरे गुरु थे वो। आज मैं जो कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ, और मैं नहीं चाहता कि भूतकाल की वो घटनाएं मैं जनता तक ले जाऊं। बस इतना ही है, विचारों के मतभेद के चलते कुछ ऐसे जो लोग संगठन को
डैमेज कर रहे थे, संगठन को तोड़ रहे थे, संगठन के मजबूत जो पदाधिकारी थे उन पदाधिकारियों को संगठन से निकाल रहे थे। सुखदेव सिंह जी के जीते जी बात कर रहे हैं जीते आप जी ये? की बात कर रहा अच्छा। हूं। कुछ ऐसे लोग जुड़ गए थे हाँ। जिन्होंने, जो जुड़े हुए थे, पहले से भी जुड़े हुए थे, जी, जी। उन लोगों की जो मानसिकता थी, उस मानसिकता को चलते श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना बहुत नुकसान उठा रही थी। जी जी। और मेरे काफ़ी समझाने के बावजूद भी जब उसे रोका नहीं गया तो मजबूरन मुझे मेरे गुरु का साथ छोड़ना पड़ा। सिर्फ व्यक्तिगत तौर पे छोड़ा, बाकी हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं हुए थे। हम एक दूसरे के बिल्कुल संपर्क में ही थे और एक दूसरे के साथ मिलके हम काफ़ी काम करते भी थे। लेकिन अब जब परिस्थितियां ऐसी थी और मेरा लक्ष्य तो एक ही था कि इस समाज की एकता, गांव-गांव में समाज का कैडर तैयार हो। और हमारा जो एक लक्ष्य हमने सुनिश्चित किया था क्षत्रिय करणी सेना की स्थापना के वक्त, वो लक्ष्य था कि इस भारतवर्ष का जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय सत्ता में अपनी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करे, क्योंकि देश सत्ता से चलता है। और यदि छात्र धर्म निर्वहन करना है यदि आपको सही मायने में, तो सत्ता के बिना मुमकिन नहीं है। और आज आप हमारी घोर उपेक्षा करते हैं टिकट के बंटवारे में। हर एक क्षेत्र में घोर उपेक्षा आप हमारे क्षत्रियों की कर रहे हैं जी। आपने हमें कई भागों में बांट दिया है कि ये सामान्य श्रेणी का क्षत्रिय है तो ओबीसी का लाभ लेने वाला क्षत्रिय है, ये तो बख्शीपंथ का क्षत्रिय, क्षत्रिय में क्षत्रिय। इन्होंने जानबूझकर हमारे विभाजन कर दिए ताकि इनकी संख्या है वो बढ़ जाए। क्योंकि जब लोकतंत्र की स्थापना हुई और जब चुनाव हुआ, उस वक्त जो हमारे राजा महाराजा थे वो चुनाव लड़े और उन्होंने जिन को लड़ाया वो सब जीते थे। अब आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। लेकिन राजनीति की इतनी बड़ी साजिश इन लोगों ने चली उस वक्त इतनी बड़ी गंदी साजिश चली कि ऐसा इन्होंने सीमांकन किया, परिसीमन किया कि जहां हमारी भरपूर संख्या थी उन विधानसभाओं को, उन लोकसभाओं को इन्होंने रिजर्व कर दिया। जी भाई अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इन्होंने उन सीटों को रिजर्व कर दिया जहां क्षत्रियों की भरपूर संख्या थी। और आज भी वही रिजर्व्ड है, बिल्कुल रिजर्व्ड है। तो ये घोर उपेक्षा क्यों? वो भी हमारे साथ जिन्होंने इस अखंड भारत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जी जी। तो ये एक मलाल यहाँ था और एकमात्र लक्ष्य मेरे दिमाग में था कि कुछ भी करके ये परिसीमन में मैं परिवर्तन लाऊंगा। जी। और जहां हमें अनुसूचित जाति जनजाति के न्याय और अधिकार से कोई आपत्ति नहीं है। जी जी। उन्हें भी न्याय अधिकार मिले, संवैधानिक उनको जो अधिकार मिले उनको लाभ मिले, लेकिन जहां उनकी संख्या है वहां दीजिए ना आप टिकट, वहां उनका रिजर्व करिए, हमें कहाँ मना किया। जी। लेकिन आप वहां रिजर्व नहीं कर रहे, आप वहां रिजर्व कर रहे हैं जहां हमारी भरपूर संख्या है, ताकि हम सत्ता से वंचित रहें। कुंठित मानसिकता इन पार्टियों की हमने देखी है। अच्छा, हमारी मांग ये नहीं कि आप हमें दे दो। जी जी। हमारी ये मांग हमारी पार्टियों से ये मांग रही कि भाई आपका जो कार्यकर्ता है सालों से आपके वहां अपना योगदान दे रहा है, उस कार्यकर्ता को उस विधानसभा लोकसभा में टिकट दीजिए जहां हमारी भरपूर संख्या है। हम उसे जिताएंगे। हम ये थोड़ी करें आप 70 सीटें हमें दे, 55 सीटें हमें दे, हम ये नहीं करें। हम ये कह रहे हैं कि आपका जो कार्यकर्ता है उसे आप दे, लेकिन होना चाहिए क्षत्रिय। क्यों? क्योंकि उस विधानसभा में संख्या क्षत्रियों की है, लेकिन आप टिकट दे रहे किसी और को, वो बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसा किया तो हम निर्दलीय खड़ा कर देंगे। ये एक हमने माहौल तैयार किया और उसकी सफलता हमारे क्षत्रिय समाज को मिली। और सत्ता के बिना हम युद्ध स्तर पे जनता की सेवा कैसे करेंगे? युद्ध स्तर पे योजनाओं का लाभ यदि हमें देना है इस देश की जनता को, क्षत्रिय समाज को, तो साहब सबसे बड़ा हमारा विकल्प है वो सत्ता है, क्योंकि वहां योजनाओं की कमी नहीं है। इसलिए ये समाज जागृत हुआ और मुझे खुशी इस बात की है कि अब धीरे धीरे पूरा भारतवर्ष जागृत हो रहा है। मैंने प्रण लिया था साहब, मैंने प्रण लिया था कि जब तक इस देश के क्षत्रियों को एक मंच पर नहीं ले आता तब तक मैं ये केसरिया, ये सफेद वस्त्र धारण रखूंगा साहब। क्योंकि पहले मैं कलर वस्त्र पहनता था, कलर पगड़ी पहनता था। मैं इस सवाल पर आने वाला था। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको साहब। उस वक्त मैंने ये सुनिश्चित कर लिया कि ये केसरिया, आप समझते हो केसरिया इंसान कब करता है? करो या मरो। जब युद्ध की तैयारी करो या मरो, ये युद्ध ही एक तरह का, एक तरह का युद्ध ही है। हमारी घोर उपेक्षा हुई है, उस उपेक्षा में से हमें निकलना है, तो एक तरह का ये युद्ध है। उस युद्ध के लिए मैंने केसरिया धारण किया।
सफेद वस्त्र में भीष्म प्रतिज्ञा की हमने, ये सफेद वस्त्र धारण किया हमने। जब सफेद वस्त्र रहेंगे कैसे रहेगा, और जब तक इस देश का क्षत्रिय मैं एक मंच पे नहीं ले आता तब तक मैं शांति से नहीं रहूंगा। और साहब मेरी माँ कर्णी ने मेरी प्रार्थना स्वीकारी। आप समझिए, माँ कर्णी को ये ज्ञात था कि ये राज शेखावत है, ये बूढ़ा हो चुका है, कैसे पूरे भारतवर्ष के क्षत्रियों के मंच पे ले आएगा। माँ ने क्या किया, जब पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध चल रहा था उस वक्त पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पगड़ी का अपमान हुआ, गुजरात सरकार के द्वारा इस पगड़ी का अपमान हुआ, और उस पगड़ी के अपमान को मीडिया ने कवर किया और पूरे भारतवर्ष में वो कवरेज चला गया जी। मीडिया में चला, प्रेस में चला, और समाज आग बबूला हुआ। और आपने देखा होगा उस घटना में समाज एक मंच पे आ गया, एक जाजम पे आ गया। संपूर्ण भारतवर्ष का क्षत्रिय आया और अश्वमेघ घोड़ा जो था 400 सीटों का लोकसभा का भाजपा का, उसे पकड़ लिया हमारे क्षत्रियों ने और 240-41 में उन्हें रोक दिया। ये माँ कर्णी की कृपा रही कि माँ कर्णी की कृपा से जो हमारा लक्ष्य था वो हमें हासिल हुआ। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में ये क्षत्रिय समाज सत्ता में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करेगा और अपने छात्र धर्म का निर्वहन भी करेगा। दो बड़े आरोप मैं आपके ऊपर लगाऊंगा। सबसे पहला, आपने अभी कहा कि क्षत्रिय समाज को आप सत्ता प्राप्ति की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। उससे पहले आपने कहा कि जो करणी सेना सुखदेव सिंह जी गोगामेडी वाली थी, उसके अंदर आंतरिक कुछ मतभेद चल रहे थे, उसके चलते आपको वो करणी सेना छोड़नी पड़ी। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप एक फौजी रहे हुए, जहाँ घर के अंदर मतभेद चल रहे होते हैं, तो क्या उस घर को छोड़ देना चाहिए या उस घर के अंदर सुधार की स्थिति बनानी चाहिए? पहला सवाल। दूसरा, जब आप ये कहते हैं कि हमको ओबीसी को अपने साथ लाना है, हमको एसटी एससी को अपने साथ लाना है ताकि हम सत्ता प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सके, तो क्यों ना हम सबसे पहले जो हमसे बिछड़ गए हैं उन्हीं को अपने साथ ले आए? जो आपका पहला प्रश्न है जो आपने मुझसे किया कि परिवार में यदि कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो उन घटनाओं पे उनका हल होना चाहिए जी। आपको क्या लगता है राज शेखावत ने कोशिश नहीं की होगी? क्या लगता है जब मुझे मजबूरन सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना को छोड़ना पड़ा होगा जी, तो मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी? आप समझ सकते हो। 10 साल लगातार जिस संगठन के लिए हमने तन मन धन लगाया हो, खून बहाया हो, पसीना बहाया हो, और उस संगठन को आपको छोड़ के जाना पड़े, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, जो परिस्थितियाँ थी, वो परिस्थितियाँ बिल्कुल टॉलरेबल नहीं थी। बहुत कोशिश की मैंने, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को मैंने कई बार इस पूरी घटना को लेके जानकारी दी, लेकिन शायद समय खराब था, वो समझ नहीं पाए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जाने से पहले, इस दुनिया को छोड़ने से पहले 29 तारीख को उन्होंने मुझे सामने से कॉल किया जी और स्वीकारा। राज काकोसा, मुझे काकोसा कहते थे वो। ओके। राज काकोसा, आप सही थे और मैं आपसे सहमत हूं और मैं कार्यकारिणी भंग कर रहा हूं। आप पधारें, स्वागत है, या तो आप आए, नहीं तो अहमदाबाद मैं आता हूं, हम बैठ के बात करते हैं, इस राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना को चलाएं। तो उस दिन जो उन्होंने मेरे से संपर्क किया, जो बात की, यानी वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा सुकून का समय था मेरे लिए। और हम लोगों ने सुनिश्चित भी किया था कि हम 11 तारीख को मीटिंग करेंगे, और उन्होंने 29 तारीख को पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग भी की थी जी। और वो व्यक्ति विशेष है, उस व्यक्ति विशेष का मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उस व्यक्ति विशेष का नाम लेके मैं समाज को कहीं भी और तरफ नहीं ले जाना चाहता। समाज को एटलीस्ट पता चल जाए कि गलत क्या है, नहीं लेना चाहता, तो मुझे नहीं लेना है। मुझे इतना पता है उस व्यक्ति विशेष को समाज भी जानता है जी, पूरा भारतवर्ष जानता है कि कौन व्यक्ति विशेष है जिसकी वजह से श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना को इतना बड़ा नुकसान हुआ। बड़े बड़े हमारे योद्धा, बड़े बड़े पदाधिकारी, मजबूत पदाधिकारी जो सुखदेव सिंह गोगामेडी ने तैयार किए थे, जो सुखदेव सिंह गोगामेडी के लिए रात दिन काम करते थे, उनको छोड़ के जाना पड़ा। वो व्यक्ति विशेष जो है, वो व्यक्ति विशेष का इलाज भी सुखदेव सिंह जी ने कर दिया था।
ठीक है, 5 तारीख को फिर हत्या हो गई उनकी जी। और उसके बाद पूरी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना आप लोगों के सामने है जी। और आज भी अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामिडी के लिए, हमारे गुरुदेव के लिए, क्षत्रिय करणी सेना का प्रत्येक योद्धा मान सम्मान रखता है, रखता रहेगा। और आपको मैं बता दूं, मेरा जो लेटर हेड है या मेरा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मूवमेंट है उसमें परम आदरणीय कालवी साहब और गोगामिडी जी का तस्वीर आपने तस्वीर मैंने लगा बिल्कुल, रखी है। बिल्कुल साहब। इसलिए लगा रखी है क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने करणी सेना को स्थापित भी किया और फिर करणी सेना को युद्ध स्तर पे इन्होंने वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया जहाँ से क्षत्रिय समाज के लिए अब किसी भी तरह की कोई तकलीफ और परेशानी हो तो यहाँ करणी सेना की जो व्यवस्था है उससे सरकार और प्रशासन भी भयभीत रहती है। इसलिए वो आज भी हमारे साथ है। उनकी लेगेसी आज भी मेंटेन है। लेगेसी है, उनकी रॉयल्टी है और वो इस जब तक क्षत्रिय करणी सेना इस विश्व में, इस भारतवर्ष में है तब तक वो हमारे साथ चलेगी। षड्यंत्र होते रहते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम कर्म करना चाहते हैं। अब रहा दूसरा जो प्रश्न था आपका, वो क्या था प्रश्न? जब हम ओबीसी और एसटी एससी को नहीं, अपने मैंने साथ आपसे लाने नहीं, की कोशिश आपको करते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी साहब। मेरा ये कहने का मीनिंग नहीं था। मैंने ये कहा कि क्षत्रिय जो समाज है वो ओबीसी का लाभ लेता है और गुजरात की बात मैं आपसे कहूं तो यहाँ सिर्फ 6 से 7% सामान्य श्रेणी में क्षत्रिय हैं, बाकी 24% क्षत्रिय ओबीसी का लाभ लेता है। तो ओबीसी एक सुविधा है, जैसे EWS एक सुविधा है जी, वैसे ओबीसी केंद्र सरकार की एक सुविधा है। तो सुविधा से जाति तो बदल नहीं जाती है जी। तो हम क्षत्रिय हैं, भले ओबीसी ले जाए सामान्य मेरे है तो क्षत्रिय जी। तो ये सभी क्षत्रिय एक मंच पर आए तो नुकसान है या फायदा है? फायदा है। फायदा है ना जी। सर चाहिए लेकिन गिनाने के लिए सर चाहिए। संख्या है तो शक्ति है, शक्ति है तो सत्ता है, सत्ता है तो योजनाओं का लाभ युद्ध स्तर पे आप देश की जनता तक पहुंचा सकते हो। सर मेरा सवाल तो फिर भी उसी दिशा में रहेगा, क्या एकता और सत्ता की शुरुआत अपने को अपने ही घर से करनी चाहिए? क्या अपने को, जो अपने परिवार के लोग बिछड़ चुके हैं, जिनका लक्ष्य एक है लेकिन रास्ते अलग अलग हो चुके हैं, क्या उस एकता की शुरुआत अपने को यहीं से करनी चाहिए? एकता है ना, एकता कहाँ नहीं है बताइए आप मुझे। एकता ही है जी। आप बताइए, अभी ये राणा सांगाजी वाली जो घटना हुई, हुक्म, उस घटना में 12 तारीख को आगरा का जो आयोजन था जी, उसमें आपने देखा बिल्कुल, जितनी भी करणी सेनाएं थी, वही घटक है हमारे दल है, कोई बात नहीं, विचारों के मतभेद के चलते अपना अपना साम्राज्य चला रहे हैं, बट संख्या तो जुड़ी रही है ना साहब। नुकसान क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। भले 10 हो, 8 हो, 5 हो, जितनी भी करणी सेनाएं हैं उनमें लोग जुड़ तो रहे बिल्कुल, और आवश्यकता पड़ने में एक मंच पे आ तो रहे, लड़ तो रहे। जी जी। तो फिर आपत्ति कहीं है ही नहीं, हुकुम कोई आपत्ति नहीं है। और मैंने जो 5 तारीख को प्रथम पुण्यतिथि थी उस वक्त मैं निवास स्थान जहां उनकी हत्या हुई थी वहां पहुंचा था। नहीं, गोगामिडी भी गया था, उनके निवास स्थान जहां उनकी हत्या हुई थी वहां भी गया था। अच्छा। और जो सुखदेव सिंह गोगामिडी की का जो सपना था कि भाई सभी करणी सेनाएं जो है वो संयुक्त हो जाए, तो हमने उस दिन घोषणा भी की कि संयुक्त करणी सेना संघ की स्थापना मैंने उस दिन की और समस्त जो करणी सेना है वो करणी सेना एक प्लेटफॉर्म पे आई और संयुक्त करणी सेना संघ के माध्यम से नीति नियम बने और जो भी सदस्य हैं, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उसके सदस्य बने, उनका मतदान हो, मतदान के माध्यम से जो जीतता है चुने जाए, हाँ, जो जीतता है वो 2 साल के लिए अध्यक्ष बने और जो नियम बने, जो कानून बने, वो नियम सारी करणी सेनाएं उसको पालन करें। जी। ये पूरी मूवमेंट हमने चला रखी है। माँ करणी ने चाहा तो बहुत जल्द सारी करणी सेनाएं एक प्लेटफॉर्म पे आएगी। 1 साल से अधिक समय बीत चुका आदरणीय सुखदेव सिंह जी की हत्या को। हम उनको न्याय दिलाने में, उस व्यक्ति को न्याय दिलाने में जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन ही लोगों को न्याय दिलाने में बिता दिया, बिल्कुल असमर्थ से, असहाय से नजर आते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? जिस दिन सुखदेव सिंह गोगामिडी जी की घर में घुसकर निर्दयता से हत्या हुई थी जी, उस दिन मेरी शादी की सालगिरह थी। ओके। मैं परिवार के साथ यहीं था अहमदाबाद में और मुझे सूचना मिली कि इस तरह की घटना हो गई है। तुरंत मेरे बीवी बच्चों को मैंने घर छोड़ा और मैंने सारी जानकारी हासिल की जी। और रात को
वो पहला व्यक्ति मैं ही था जिसने लॉरेंस और उसकी गैंग को खरी खोटी दबा के सुनाई, क्योंकि मेरे पास डर नहीं लगता? मैंने कहा परमात्मा से डरता हूँ भाई जी। लाता है वो, ले जाता है वो, मैं डरूंगा किससे? वो क्या है भाई जी। एक गली का गुंडा है, क्या है? एक ड्रग्स का व्यापारी है, क्या है? वो हत्यारा है, हत्या को अंजाम देता है। अरे सब क्या है? खननी खोर है वो, तो क्या उससे डरना यार? वो जेल में बैठा है, खुद डरपोक है, कायर, तो जेल में बैठा है ना। आप समझो मेरी बात। उसके जो गैंगस्टर्स हैं, जो उसके जो जितने भी है दाएं बाएं वाले, वो कहाँ? विदेश बैठे हैं ना सब। यदि उनकी औकात है और जिनको उनमें है, यदि हिम्मत है, तो आमने सामने लड़ने के लिए राज शेखावत नहीं, पूरा क्षत्रिय समाज तैयार है। तो ये जो हत्या हुई, उस हत्या के विरोध में सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने पूरा जो मुझे बोलना था मैंने कहा। जी। दुख इस बात का है कि उस दिन इस भारत का प्रत्येक क्षत्रिय यदि मैदान में उतर जाता और केंद्र सरकार को कह देता लॉरेंस और उसकी गैंग का खात्मा नहीं होगा, तो हम केंद्र सरकार का विरोध करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे, साहब एक दिन में खात्मा हो जाता। ये सब जानते थे कि लॉरेंस और उसकी गैंग ने सुखदेव सिंह की हत्या की है, क्योंकि उन्होंने जिम्मेवारी ली है। और उनकी जो वाइफ है, उनकी धर्मपत्नी है, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज की उसमें भी लॉरेंस का और संपत नेहरा का और अन्यों का नाम दिया है। ठीक है, जब एफआईआर दर्ज हो गई है, हमें जानकारी मिल चुकी है, गिरफ्तारियां हो गई है, हमारी जो मांग थी वो मांग थी गिरफ्तारी और एनकाउंटर की थी, एनकाउंटर तो आज तक नहीं हुई जी। गिरफ्तारियां हुई जी। उसके बाद आज 1 साल से ऊपर हो गया। वो अपराधी भी जेल में है या नहीं, इसका भी नहीं पता है। मैं आपसे वही तो कहता हूं कि जो मास्टरमाइंड थे वो तो आज भी नहीं पकड़े गए, वो तो आज भी देश की सीमाओं के बाहर पहुंच चुके हैं। वहां से आज भी वो ये रंगदारी वसूल रहे हैं, हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। आज भी वो ड्रग्स का व्यापार तो कर ही रहे हैं। ड्रग्स के व्यापार के चक्कर में तो ये अहमदाबाद की जेल में बंद है लॉरेंस, आप समझिए। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को भयभीत कर रखा है, ऐसे लोगों का खात्मा जरूरी। जैसे कश्मीर के जो आतंकवादी है ना, उसी श्रेणी में मैं इनको गिनता हूँ जी। मैं बिल्कुल, ये आतंकवादी है साहब, पूरे भारतवर्ष को इन्होंने भयभीत करके रखा है। तो इन्हें पालने की क्या आवश्यकता है? क्या सरकार से प्रोटेक्शन मिलता है इनको? अभी देखिए ये जेल में ही है, और जहां तक देश की जनता जो कह रही है वो मैं आपको कहूं तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इन्हें सुरक्षा मिली हुई है, और विदेशों में और जेल में बैठ के ये निंदनीय काम ये लोग करवा रहे हैं। तो सुखदेव सिंह के जो हत्यारे हैं, उन हत्यारों को तो हमें खात्मा करना ही पड़ेगा। एक बार के लिए सवाल पर आते हैं। उसके लिए हम लोगों ने, मैंने 2 बार मूवमेंट किया जी, लेकिन दुख इस बात का है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में सुखदेव सिंह गोगावड़ी ने जिस व्यक्ति को निकालने के लिए कार्यकारिणी भंग की थी, सुखदेव सिंह जी की हत्या के बाद वो व्यक्ति फिर से अपना स्थान वहां बना चुका है जी। और वो व्यक्ति ये नहीं चाहता है, जहां तक, क्योंकि हमने जब मूवमेंट किया तो उन लोगों को हमें साथ सहकार देना चाहिए, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगावड़ी उस परिवार के साथ साथ इस समाज की भी धरोहर थी जी। उनका परिवार था, ये भी एक परिवार ही था भाई। तो भाई जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है वो परिवार के साथ समाज की धरोहर हो जाती है जी, बिल्कुल। और यदि उस पर हमला होता है, उसकी हत्या होती है, तो ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम उन हत्यारों को सजा दिलवाएं जी। तो जब राज शेखावत ने घोषणा की, क्षत्रिय करणी सेना ने घोषणा की विधानसभा घेरने की, तो उसके परिवार के द्वारा विरोध किया गया। अन्यथा विधानसभा घेर लेते हम लोग, उस दिन इसका निर्णय आ जाता। उसके बाद जब हमारे पास ये सब व्यवस्थाएं विचलित हुई तो हमने, ठीक है, हमने फिर एक बार और घोषणा की। हमने अभी कुछ समय पहले ही, जब वो मुंबई की जो घटना हुई उसमें जो उसकी हत्या हुई, लॉरेंस किंग ने की हत्या, जो मुंबई बाबा सिद्दीकी की, उस वक्त भी हमने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई लॉरेंस जो है वो भयभीत कर रखा है पूरे भारतवर्ष को, उसका खात्मा हो। वो जेल में है, हम तो खात्मा कर नहीं सकते, क्योंकि भाई हमारा मुखिया तो लेंगे ही। मुखिया हमारा है, हमारा गुरु था मेरा, कैसे बख्श दूं भाई जी? नहीं छोड़ूंगा जी, आज नहीं तो कल ठोकूंगा। जेल में है तो सरकार प्रशासन ठोके उसको। आपके नाक के नीचे अहमदाबाद जेल के अंदर ही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, जेल में तो है, बाहर आ जावे भाई। नहीं ठोकूं तो राज शेखावत नाम नहीं मेरा साहब। मैंने कहा आपसे,
वो जेल में है इसलिए सुरक्षित है। इसलिए मैंने कहा यदि पुलिसकर्मी एनकाउंटर करता है तो नकद राशि इनाम में ले जाए, 1,11,11,11 अरे जो भी है ले जाए। मैं भी सक्षम हूँ, मेरा समाज भी सक्षम है, क्योंकि हमारे धरोहर की घर में घुस के हत्या की है। हमने ये भी कहा कि कैदी भी यदि उसकी हत्या करता है तो कैदी को भी नकद धनराशि दी जाएगी। हमने ये भी कहा है कि जो भी लोग इस हत्या में शामिल थे उनकी भी यदि हत्या करता है कोई तो उसके लिए भी नकद राशि का मैं इनाम रखा ना, खुलेआम रखा जी, आज भी रखा। जिस दिन बाहर हाथ में आ गए तब हम ठोक लेंगे, उनको बख्शेंगे नहीं साहब। मुखिया मारा है, मुखिया भी लेंगे, गैंग का खात्मा भी करेंगे। लेकिन दुख इस बात का है यदि उस वक्त इस देश का प्रत्येक क्षत्रिय मैदान में आ जाता और केंद्र सरकार के सामने खड़ा हो जाता तो साहब मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये जो लॉरेंस और उसकी गैंग का खात्मा हो जाता। आज भी देरी नहीं हुई है, आज भी समय है। मैं फिर कहता हूं जिस तरह से खुलेआम क्षत्रिय करनी सेना लॉरेंस और उसकी गैंग का विरोध कर रही है, उसी तर्ज पर यदि इस भारतवर्ष का प्रत्येक क्षत्रिय आके ये घोषणा कर दे कि यदि लॉरेंस और उसकी गैंग का खात्मा नहीं होता है तो केंद्र सरकार का हम बहिष्कार करेंगे, आने वाले चुनाव में हम वोट नहीं देंगे, मतदान नहीं करेंगे साहब। यूं काम होगा, यूं चैलेंज करता हूं मैं, कोई यूं काम होगा साहब, क्योंकि ये पार्टियां सिर्फ वोट की भाषा समझ। आड़े क्या आ रहा है? मैं आपसे फिर कह रहा हूं ना, मैं आपसे फिर वही तो बात करने जा रहा हूं कि ये जो पार्टियां ये सिर्फ वोट की भाषा समझती, वोट की चोट समझती है, और वोट की चोट जब तक इनको लगेगी नहीं ना तब तक ये लोग आपकी जो मांग है उस पर ध्यान नहीं देंगे। अब आड़े क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो अगला पॉडकास्ट आप प्रधानमंत्री जी से कर लेना, गृह मंत्री जी से कर लेना, तो वो आपको बताएंगे आड़े क्या आ रहा है। देखो हमें तो पता नहीं क्या आड़े इनको आ रहा है जी, ठीक है, उनका खात्मा करना आवश्यक है जी जी भाई। पूरा भारतवर्ष भयभीत कर रखा है, बिल्कुल। व्यापारियों से पैसों की खंडनी मांगते हैं, रंगदारी मांगते हैं, और इस भारत देश को बिल्कुल उन्होंने तहस नहस कर रखा है। बिल्कुल थोड़ी बर्दाश्त करेंगे, क्षत्रिय है, छात्र धर्म निभाएंगे भाई। मैं तो खुला कहता हूं, हमने तो कस्टमर केयर नंबर डाल रखे ओके कि लॉरेंस या उसके गैंग का कोई भी व्यक्ति आपसे रंगदारी मांगता है, अच्छा, आपको हैरान परेशान करता है तो ये कस्टमर केयर नंबर हमारे हैं, उस पर आप संपर्क करें, उस व्यक्ति का नंबर दें जो व्यक्ति आपसे रंगदारी मांगता है, आपको परेशान करता है, जिंदगी में वो फोन नहीं करेगा, उसका इलाज हम करेंगे। इस लेवल तक हमने लोगों तक मैसेज पहुंचाया हुआ है जी। मैं इतना जानता हूं साहब कि ये क्षत्रिय जो है उसे छात्र धर्म का निर्वहन करना पड़ेगा। और रहा डर, तो डरता मैं किसी के बाप से नहीं हूँ, मैं डरता हूँ तो महाकाल से डरता हूँ, क्योंकि वही लाया और वही ले जाएगा। जिस दिन जाना है उस दिन जाना है, इस धर्म की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए। यदि इन प्राणों की आहुति देनी पड़े तो इससे बड़ा गर्व मुझे हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं लगता है कि क्षत्रिय समाज को एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स की आवश्यकता पड़ती है? अभी एक गहन चिंतन की आवश्यकता क्षत्रिय समाज को इस समय पड़ रही है, जब संगठन जो है क्षत्रिय समाज के करनी सेना संगठन, उनकी तरफ से बार बार आह्वान होते हैं रोड पर उतरने के लिए, और क्षत्रिय समाज उतरता भी है, ठीक है उतरना भी चाहिए, लेकिन क्या वो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स जो क्षत्रिय समाज के पास हुआ करती थी, जो बैठे बैठे काम करवा सकती है, वो एक खात्मे की तरफ जा रही है? क्या हम चिंतन करने में असमर्थ हो रहे हैं? मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जब मैं क्षत्रिय करणी सेना की स्थापना मैंने किया, मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से जुड़ा था तब भी मेरा एक ही लक्ष्य था, इस भारतवर्ष के क्षत्रियों को संगठित करना, एक करना। जैसे आरएसएस ने समस्त सनातनियों की एकता के लिए सालों काम किया, उसी तरह से उसी तर्ज पर हम चाहते हैं कि इस भारतवर्ष का प्रत्येक क्षत्रिय जो क्षत्रिय की परिभाषा में आता है वो संगठित हो जाए, एक मंच पे आ जाए और प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जी जी। तो ये जो चिंतन मंथन था हमने कर लिया, अब उस दिशा में काम करना था। ओके। उस काम के लिए मैं मैदान में उतर चुका हूँ। क्षत्रिय करणी सेना की स्थापना हो चुकी है और क्षत्रिय करणी सेना का प्रत्येक पदाधिकारी इस क्षेत्र में अपना काम कर रहा है, चाहे वो फिर मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो। प्रत्येक प्रदेश में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं, उनको हमारा लक्ष्य पता है, उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में आवश्यकता पड़ी जी इस क्षत्रिय समाज के लिए, इनके प्लेटफॉर्म के लिए पार्टी की भी गठन की हमारी व्यवस्थाएं रहेगी यदि जरूरत पड़ी तो। मैं फिर कहता हूं, क्योंकि कब तक हम भीख मांगेंगे इन पार्टियों से, कब तक हमारी घोर उपेक्षा हम बर्दाश्त करेंगे?
हर बार हम आंदोलन करें, रैलियां करें, सभाएं करें, फिर ये पार्टी हमें टिकट देगी? तो भाई हमारा व्यक्तित्व, हमारा झंडा और डंडा आवश्यकता पड़ने पे हम इस मैदान में ले आएंगे और उस प्लेटफॉर्म से हम हमारे क्षत्रियों को, जहाँ हमारी भरपूर संख्या है, उन्हें सत्ता में हम लोग उतारेंगे और सत्ता में भागीदारी के लिए हर स्तर तक, हर उस परिस्थिति तक हम पहुंचने के लिए कटिबद्ध हैं। इसलिए जो आपने कहा ना मंथन की जो आवश्यकता, क्योंकि सत्ता से देश चलता है, तो सत्ता में हमारी भागीदारी क्यों ना हो? बिल्कुल, है 100%। इस देश की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, उनके परिवारों ने बलिदान दिया है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र में हमारी उपस्थिति वहां क्यों ना हो? जी, होनी चाहिए यार। जी जी। ये क्षत्रिय जो छात्र धर्म निर्माण करना चाहता है, बिना सत्ता करेगा कैसे? तो हमने मंथन कर लिया और हमने विजन मिशन तैयार कर लिया और उसी दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। विश्वास दिलाते हैं आने वाले 5-7 साल 10 सालों के अंदर अंदर हम इन क्षत्रियों को जहां भरपूर संख्या है वहां सत्ता में बिठा देंगे और इस देश हित राष्ट्र देश की जनता के लिए छात्र धर्म का निर्माण में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। ओके सर, आप कहते हैं कि आप क्षत्रिय को सत्ता में बिठा देंगे आने वाले वर्षों में, लेकिन यहाँ चैलेंजेस ये आ जाते हैं, जैसा कि आपने अभी कहा कि करणी सेना जो है आने वाले समय में हो सकता है अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करे। हाँ बिल्कुल, आवश्यकता पड़ी तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्यों हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए, हमारा अधिकार है, हम करेंगे। ये पार्टियां यदि हमें उपेक्षा करती रहेगी तो हम पार्टी बना देंगे और हमारा समाज जो है उसके माध्यम से लड़ेगा। जो भी वंचित है वो लड़ेगा ना, क्या जिसके साथ घोर अपेक्षा हो रही है वो सबका स्वागत है, आए टिकट ले और लड़े। लेकिन जहां हमारी भरपूर संख्या है, जहां हमारा क्षत्रिय है, वहां तो हम हमारे क्षत्रिय को ही टिकट देंगे, उसको वही हम स्थापित करेंगे। हाँ, यदि जैसे संवैधानिक जो अधिकार मिला अनुसूचित जाति जनजाति को टिकटों का, वो भी हम देंगे, हमने मना नहीं किया। लेकिन जहां हमारी भरपूर संख्या है, जहां हमारी उपेक्षा सालों से होती है, वहां हमारे क्षत्रियों को हम टिकट भी देंगे। हमारा कैडर उन्हें जिताने के लिए अपना पूरा योगदान देंगे। जैसे आरएसएस भाजपा को जिताती है ना, जी जी जी, सेम उसी तर्ज पर हमें कुछ नया खड्डा नहीं खोदना है। आरएसएस की तर्ज पर हम लोग हमारे जो योद्धा है उनको सत्ता में स्थापित करेंगे, उनका कैडर हम तैयार करके मतदान करवाएंगे। हमारे उम्मीदवार जो सक्षम है, जो देश की राष्ट्र हित की बात करते हैं, जो छात्र धर्म निभाना चाहते हैं, उन्हें सत्ता में बिठाएंगे। यहाँ पर एक सर बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरा सवाल ये था कि जो सुखदेव सिंह जी वाली करणी सेना है, उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी पिछले वर्ष लॉन्च करी, राष्ट्रीय लोक सेवक संघ। उससे पहले महाराजा रणधीर सिंह जी भिंडर जो है वल्लभगढ़ राजस्थान से आते हैं, उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च करी। भंवर सिंह जी पलाड़ा जो अजमेर से आते हैं, उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च करी। और जब आप भी अपनी एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर देंगे तो ये 4 बंटवारों के अंदर क्षत्रिय समाज अगर वोट डालेगा भी तो हम सत्ता में पहुंच कैसे पाएंगे? ये चैलेंज आता है यहाँ पर। सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी की जो पार्टी है वो मैंने ही बनाई थी जी। उस पार्टी का जो कहना कि जो स्थापक था जी, वो राज शेखावती था। सुखदेव सिंह जी से मैंने आग्रह किया था, उन्होंने मेरे आग्रह को सम्मान दिया और उस पार्टी को बनाने में मेरा योगदान दिया। जी। तो जब श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में रहा तब मैंने मेरा योगदान बिल्कुल ईमानदारी से निभाया। वो पार्टी भी हमने बनाई और वो पार्टी का पूरा जो पावर था, जो शक्ति थी, वो मैंने उनको प्रदान कर दी। अब मैं आपके उस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ। मैंने ये कहा आवश्यकता पड़ी तो पार्टी का गठन होगा। जैसे भी आपने मुझे बताया कि भंवर सिंह जी ने भी पार्टी बना रखी जी, रणधीर सिंह जी भिंडर ने भी उन्होंने पार्टी बना रखी है, लेकिन इधर शेर सिंह जी राणा ने बना रखी है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, भंवर सिंह जी भाजपा से जुड़े हुए हैं जी, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी साइड में पड़ी है जी। भिंडर साहब भी जुड़े हुए हैं, उनकी पार्टी भी साइड में पड़ी है जी। तो साहब वो निष्क्रिय जो पार्टियां हैं, यदि ये हमारे समाज के रत्न है, उन निष्क्रिय पार्टियों को यदि वो सक्रिय करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भाई हाँ इन पार्टियों का उपयोग होना चाहिए, तो मैं पहले उनसे संपर्क करूंगा ना। मैंने क्या मना किया, मैं पहले उनसे संपर्क करूंगा। भाई शेर सिंह जी जो है, शेर सिंह जी राणा जी की पार्टी जो है, वो पार्टी भी कार्य कर रही है जी और अच्छा कार्य कर रही है। और यदि लगेगा आवश्यकता पड़ी तो उनसे भी बैठकर चर्चा की जाएगी जी जी। कि भाई आपकी जो पार्टी है उस पार्टी के माध्यम से हम क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करने चाहिए। यदि वो तैयार होते हैं, वो एग्री होते हैं, इनमें से कोई भी एग्री होता है तो पार्टी नहीं बनेगी, कोई आवश्यकता नहीं पार्टी बनाने की हमारे को। लेकिन यदि ये एग्री नहीं होते हैं तो उस वक्त, उस परिस्थिति में क्षत्रिय करणी सेना जी एक पार्टी का गठन करेगी। उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से इस भारतवर्ष के उन सभी क्षत्रियों को टिकट भी देगी, चुनाव भी लड़वाएगी
उन्हें मतदान भी करवाएगी, उन्हें जिताने में पूरा योगदान भी देगी, और साथ ही साथ जिनके साथ उपेक्षा हुई उनको भी टिकट देके उन्हें भी इस देश की सत्ता में अपनी भूमिका निभाने के लिए, अपना योगदान देने के लिए पूरा का पूरा व्यवस्थाएं प्रदान करेंगे। जी, हम 12 अप्रैल को जो आगरा के अंदर हुआ उसके ऊपर हम अब आएंगे। ओकेंद्र सिंह जी राणा जो आपकी ही पार्टी के युवा अध्यक्ष हैं, वो रामजीलाल सुमन जी के घर पे गए, वहाँ चढ़ाई करी, और उसके बाद 12 अप्रैल को आपने अल्टीमेटम देकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया। मांग ये थी कि वो माफ़ी मांगे और घुटने टेक दे। माफी की बात क्यों करते हो आप यार, क्या बात करते हो? एक क्षत्रिय हो और माफी किसकी? माफी सजा की बात करो यार। आप माफी हमने कभी मंगवाई नहीं उससे। वो एक नंबर का, मैं क्या बताऊं, अभी मुझे शब्द यूज नहीं करना है जी। एक निर्लज व्यक्ति है, उस व्यक्ति से माफी माफी अभी शब्द बंद कर दो आप लोग। जी जी। अब तो ये बोलो कि सजा क्या होगी, और सजाई एकमात्र एक कुटाई। प्रश्न पूछिए, मैंने बीच में आपको रोक दिया शमा। तो 12 अप्रैल का जो कार्यक्रम था उसको कितना सफल मानते हैं आप? क्योंकि उसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए गए थे लोगों द्वारा, वहां जो मौजूद थे कुछ लोगों द्वारा आरोप लगे कि हमको राज शेखावत जी के द्वारा आदेश का इंतजार था कि सड़क घेर लो, हमको राज शेखावत जी के आदेश का इंतजार था कि अखिलेश यादव के घर चले जाओ, कि रामजीलाल सुमन के घर चले जाओ, घर घेर लो, विधानसभा घेर लो, और राज शेखावत जी ने हमको शांति से घर जाने को कह दिया। हम सब यहाँ तलवारें इसलिए लेकर आए कि इस तलवार का प्रहार किया जाए, ना कि वापस मैदान में डाली जाए। इस प्रकार के आरोप लगाए गए। तो क्या आप इस कार्यक्रम को सफल मानते हैं? मैं बिल्कुल स्पष्टता करना चाहता हूं आपके इस प्रश्न का। देखिए, देश की सर्वोच्च पंचायत संसद भवन में एक जनप्रतिनिधि हमारे भगवान, परम आदरणीय, परम सम्मानीय, परम पूजनीय राणा सांगा जी को गद्दार कहता है जी, और राणा सांगा जी को मानने वाले समस्त सनातनियों को वो गद्दार कहता है। उसके तुरंत बाद विरोध शुरू हो जाता है। विरोध शुरू होने के पश्चात क्षत्रिय करणी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा से मेरी वार्तालाप होती है, और हम लोग ये रणनीति तैयार करते हैं कि इस तरह से हम लोग मूवमेंट करेंगे। जी, उसकी अध्यक्षता ओकेंद्र राणा करेगा। जी, और मुझे गर्व है उस बच्चे पे, उस युवा पे, कि उस युवा ने समस्त योद्धाओं को साथ में लेकर वो कार्य किया जो कार्य के लिए हम जाने जाते हैं, कि भाई हम उसी को सजा दें जिसने गलती की हो। हम सबको सजा देने क्यों जाएं? हमारा यही तो एक, हमारे मोडस ऑपरेंडी हमारी यही है जी, कि जो गलत करता है, क्योंकि मैं फौजी हूं साहब, हमें यही सिखाया गया कि भाई दुश्मन जो है उसका मैं तो फौजी हूं ना, हमें यही सिखाया गया कि भाई जो दुश्मन है, जिसने ये हमला किया है, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है, उसी की गर्दन पकड़ी जाए। दूसरे के पकड़ने से फायदा क्या? आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। मैं वही तो समझाना चाहता हूं कि भाई टिप्पणी की किसने? सुमन लाल ने की। जी, तो हमला किस पे करेंगे? सुमन लाल पे करेंगे। जी, हम क्यों आम जन को हमला करेंगे? क्यों हम जाति धर्म की बात करें? हमने तो सुमन लाल के घर पर आक्रामकता के साथ प्रदर्शन करना ये हमने सुनिश्चित किया जी, और ओकेंद्र राणा जी की अध्यक्षता में वो कार्य भी हुआ। जी, हमारे योद्धाओं ने बिल्कुल आक्रामकता से जवाब दिया। घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब देने का जो हमारा पैटर्न था उसे उन्होंने अपनाया। जी, वो तो धोखा हुआ हमारे साथ, और उनके जो लोग थे उन्होंने छुपकर पत्थरबाजी की। हमारे युवा घायल हुए, हमारे योद्धा घायल हुए, पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। ठीक है, हमें उसकी कोई आपत्ति नहीं है। जब आप मैदान जंग में उतरते हैं तो ये सारी परिस्थितियों का निर्माण होता है, पर हमें दुख इस बात का है कि यहाँ भी सत्ता का दुरुपयोग हुआ और हमारे योद्धाओं पे गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई। जी, जबकि जिन लोगों ने हमारे योद्धाओं पे पत्थरों से हमला किया था, जिन्होंने हमारे योद्धाओं को जख्मी किया, उनको सुरक्षा दी गई। उनकी फरियाद नहीं ली गई। एफआईआर आज भी दर्ज नहीं हुई जो हमने एफआईआर की बात की थी। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि ये आंदोलनकारी थे, कोई आतंकवादी नहीं थे या बड़े अपराधी नहीं थे। जी, जब इन बच्चों को गिरफ्तार किया गया जी, तो वहीं पे कुछ 4-5 ऐसे अधिकारी थे। उन अधिकारियों का जो नाम है मेरे पास है, मैं लिस्ट दूंगा आपको। उन अधिकारियों ने उनके साथ 3rd डिग्री का उपयोग किया। ओके। और क्या कहा मैं बताऊं? बोल और बोलेगा जय भवानी। मेरे बच्चे बोले हाँ जय भवानी।
फिर उनके साथ अत्याचार। जातिवाद के कारण? बिल्कुल। अब जातिवाद समझो चाहे जो भी समझना हो समझो, मुझे ये समझ नहीं आया कि उस व्यक्ति ने ये जय भवानी बुलवा बुलवा के हमारे इन योद्धाओं के साथ 3rd डिग्री का उपयोग क्यों किया, ये तो मुझे बाद में मालूम चला जी। तो हमने जिस दिन ये पूरी घटना हुई, बाद में हमें पता चला, हमने तहरीर दी, लेकिन उस पर आज भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हमें आश्वासन मिला है, 1 महीने का समय मांगा है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, मैं आगे आता हूँ। अब ये पूरी जो मूवमेंट है, पूरी मूवमेंट क्षत्रिय करणी सेना के द्वारा और औकेंद्र राणा जी की अध्यक्षता में हो रही जी। तो घोषणा भी 12 तारीख की वही करेगा जी। उसने घोषणा की जी। जो जगह था उसकी भी घोषणा औकेंद्र राणा जी द्वारा ही हुई। बिल्कुल। और परमिशन में जब तकलीफ थी तो हमने परमिशन भी ली, क्योंकि हमें कहा गया कि ये जगह आप बदले। हमने बोला भाई जगह तो वही रहेगी, परमिशन आप दो चाहे ना दो, कार्यक्रम तो वही होगा जी। आप गिरफ्तारियां कर लेना, लाखों की तादाद में क्षत्रिय यहाँ आएगा, सनातनी आएगा, गिरफ्तारी कर लेना। आखिरकार परमिशन मिल गई हमें, क्योंकि हमारा कोर्स गलत नहीं था। भाई महाराज सांगा जी की जन्म जयंती का दिन था उस दिन जी, हमें विरोध प्रदर्शन भी करना था जी, तो हमने परमिशन ले ली। परमिशन लेके आपने देखा होगा वहां पर अनगिनत योद्धा पहुंच गए थे, अनगिनत। हमने सोचा नहीं था इतने सारे लोग पहुंच जाएंगे विद वेपन्स। आप सोचिए, देखिए वेपन्स तो हमारा गहना है, तलवार, लाठी, हथियार हमारा गहना है। हम क्षत्रिय हैं, बिना गहने के, बिना हथियार के हम क्या रक्षा करेंगे इस देश की जनता की। मैं आपसे पूछता हूँ साहब, हमारे पूर्वज जो लड़े जी, बिना हथियार के लड़े क्या? यहाँ लड़ाई थी हमारे स्वाभिमान की, यहाँ लड़ाई थी हमारे महापुरुषों पे हुए प्रहार का जवाब देने की, यहाँ लड़ाई थी हमारे पूर्वजों के जो त्याग बलिदान पर जो प्रहार हुआ उसके जवाब देने की, यहाँ लड़ाई थी हमारे देवी देवताओं के जो अपमान हुए भूतकाल में उसको लेकर, हमारे धार्मिक ग्रंथों पर जो प्रहार हुए उनको लेकर ये लड़ाई थी जी। तो क्षत्रिय आएगा मैदान में तो वो अपने हथियारों के साथ ही आएगा, वो गहनों के साथ आया, उसका हमने स्वागत किया। अब आपका जो प्रश्न था कि 12 तारीख का जो आयोजन है वो सफल, तो साहब इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है कि मौजूदा सरकार का प्रतिनिधि उस दिन 5 बजे से पहले आपके मंच पर आता है। आपको ज्ञात होगा हमने अल्टीमेटम दिया था 5 बजे तक का जी। देखिए आप जब कोई बड़ा आंदोलन करते हैं तो उस आंदोलन में अल्टीमेटम देना अनिवार्य होता है डेफिनेटली। यहाँ वहाँ जो भी जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे संगठनों के, उन सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इससे सहमति भी दर्ज की जी जी। और 5 बजे तक का जो अल्टीमेटम हमने दिया था उस अल्टीमेटम में सबकी सहभागिता थी। ठीक है, 5 बजे तक का जो समय था उस समय के दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारी आए थे हमारे पास। अच्छा, कि आपकी जो मांगे हैं आप हमें बता दें, आप हमें दे दें, हम सरकार तक पहुंचा देंगे। ओके, हमने क्या कहा, भाई हमें तो जनप्रतिनिधि चाहिए, सरकार का प्रतिनिधि चाहिए जो इन मांगों पे यहाँ हमारे से चर्चा कर सके जी जी, सहमति दर्ज करा सके और हमें न्याय अधिकार दिला सके जी जी। अन्यथा हम कूच करेंगे, अन्यथा हम ये सभी लाखों लोगों को लेके सुमन लाल के घर की ओर कूच करेंगे जी जी। हम तो उसको जवाब देने जाएंगे क्योंकि उसने अभद्र टिप्पणी की। तो उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि तो कोई है नहीं। कोई बात नहीं भाई, नहीं है तो 5 बजे मूवमेंट कर लेंगे जी। लेकिन 10 मिनट बाद वापस प्रशासन से लोग आए कि साहब जनप्रतिनिधि जो है, जो सरकार के प्रतिनिधि जो है वो आ रहे। हो गई हमारी जीत साहब। आप एक बात समझिए, हम कब सुमन लाल के घर पे हमला करें जब हमारी बात कोई ना सुने। जब 5 बजे के अल्टीमेटम से पहले हमें यह मैसेज मिल गया कि जनप्रतिनिधि जो है, सरकार के प्रतिनिधि जो है वो आ रहे हैं, आपकी मांग सुनने के लिए आ रहे हैं, आपकी मांग पे सहमति दर्ज करने के लिए आ रहे हैं, तो फिर हम क्यों वहां से मूवमेंट करें भाई? हमारा काम हो गया, जिस काम के लिए हम गए थे वो काम तो हो ही गया ना भाई। तो वहां सरकार का प्रतिनिधि मंडल आया, प्रतिनिधि आए, उन्होंने पूरी मांगे हमारी सुनी। ठीक है, आधे घंटे तक मंच पे हमारे साथ रहे। ठीक है, हमारा जो अध्यक्ष था जिन्होंने ली थी औकेंद्र राणा जी, उन्होंने पूरी मांगे पढ़ के सुनाए, उन्होंने सहमति दर्ज की, उन्होंने रिसीव भी करके दी हमें वो कॉपी। कितना टाइम मांगा उन्होंने? 1 महीने का समय उन्होंने हमसे मांगा था, हमें 1 महीने का समय दो। इस 1 महीने के समय में हम मैक्सिमम जो हमारी राज्य सरकार की जो लगती मांगे हैं उस पर एक्शन ले लेंगे और 1 महीने के अंदर ही जो मांगे केंद्र सरकार के रिलेटेड है उसको स्ट्रांगली रिकमेंड करके हम उनको भेज देंगे। तो क्या यह भी एक मांग थी कि रामजी लाल सुमन की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाए? सबसे मुख्य मांग तो वही थी ना भाई।
अगर स्वीकार मैं नहीं आपको करी जाती है तो नहीं, फिर देखो क्या? मेरी बात सुनो, देखो सकारात्मक बात करने में हमें आपत्ति है क्या? जी जी जी। हम सकारात्मक बात करते हैं कि भाई हमारी जो मांग थी वो मांग तर्क संगत थी, हमने कोई गलत मांग तो की नहीं करी। भाई ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा की सदस्यता क्यों मिले जो व्यक्ति हाँ महापुरुषों का संसद भवन में से अपमान करे, वो इस लायक ही नहीं है भाई उसकी सदस्यता रद्द हो। बिल्कुल भाई हमने ये कहा कि जो हमने अखिलेश जी है उनको निष्कासित करें, हमने ये कहा कि जो हमारे युवाओं पे जो योद्धाओं पे जो आपने गलत केस किए वो वापस लें, हमने ये कहा कि जो तहरीर हमने दी है उस तहरीर पे इन जो हमलावरों पे आप फरियाद करें, हमने ये कहा कि भाई इस कार्यक्रम के पश्चात हमारे किसी भी योद्धा पे कोई फरियाद नहीं होनी चाहिए। इसलिए ऐसी कई सारी मांगे हमने रखी, उस मांगों पे सहमति दर्ज हुई, तो फिर हमें कहाँ आवश्यकता थी कि हम सुमन लाल के वहां जाते। लेकिन ये बात जरूर थी, यदि मांग नहीं मानते तो साहब राज शेखावत पीछे मुड़ के नहीं देखता, क्षत्रिय करनी सेना और वहां आए हुए तमाम क्षत्रिय और सनातनी पीछे मुड़ के नहीं देखते। लेकिन ये भी सही था कि हम क्षत्रिय हैं और हम इस देश के रक्षक हैं, जनता के रक्षक हैं, हम शांति से वहां से जाते कहाँ के लिए? सुमन लाल के वहां के लिए। हम इस देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि हमारी संपत्ति है, देश की आम जनता को हम नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि उनका कोई दोष ही नहीं है जी। हम तो पकड़ते किसको? सुमन लाल को, उसके घर पर बुलडोजर चलाते उस दिन, लेकिन बुलडोजर ही नहीं मिले हमें तो उस दिन। दुर्भाग्य देखो उस दिन हमने पूरी कोशिश कर ली, ये तो जिला छोड़ो आसपास के जिलों से भी बुलडोजर नहीं मिले, साले गए कहां मुझे समझ ही नहीं आया, बुलडोजर गए कहां सारे? इफेक्ट ऑफ करने से ना जो भी है XYZ, लेकिन ये जो डर है ना हमें डर, ये हमें अच्छा लगा, हमें पसंद आया। ये डर ही तो हम पैदा करने चाहते हैं इन जैसे लोगों के लिए जो हमारे महापुरुषों पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, हमारे देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों पे अभद्र टिप्पणी करते हैं। और उन फिल्म इंडस्ट्रीज वालों को भी हम इस भय से डराना चाहते हैं कि भाई अब बर्दाश्त नहीं होगा, ध्यान रखना। अब निर्माता निर्देशक जो है, राइटर जो है, उसकी कुटाई होगी घर में घुस के। यदि आपने कोई भी ऐसी फिल्म बना दी जिसमें हमारे देवी देवताओं को, हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान होता है, तो ये आवश्यक है। इसीलिए हमने हड्डी तोड़ कुटाई की बात की, सुमन लाल की, हमने घर में घुस के उसकी कुटाई की बात की। और मैं आपसे वादा करता हूं कि उसने सुरक्षा बढ़ा रखी है, भले वो बकबक करता रहता, करने दो उसका बकबक, क्योंकि उसको समर्थन मिला हुआ है समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए। भाई जब भाजपा को हमने नहीं बख्शा, 400 से 240 पे ले आए, तो ये तो कौन से खेत की मूली है? सब उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है, और इस क्षेत्रीय पार्टी को का नामो निशान हम नाम मिला देना तो सब नाम हमारा क्षत्रिय करनी सेना नहीं। हमारा उनसे विरोध था ही नहीं, लड़ाई हमारी उससे थी नहीं। हमारी लड़ाई थी उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी की। ठीक है, अब वो बोलते हैं कि वो अभद्र टिप्पणी तो हमने हटवा दी संसद भवन से। हटवाई, बोला ही क्यों भाई? आपने हटवाई संसद भवन से, लेकिन यूट्यूब पे पूरे विश्व में चल रही है। बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली वापस नहीं जाती है। तो हम उसको कैसे छोड़ दें? देखो माफी भूतकाल में बहुत दिया आप लोगों ने, इसलिए दिन देखने की नौबत आई। अब माफी नहीं होगी साहब, अब तो कुटाई होगी, अब तो घर में घुस के कुटाई होगी और हड्डी तोड़ कुटाई होगी। ठीक है, सुरक्षा लेके चल रहा है, जिस दिन सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी, कंफर्म है। कल वाली जो घटना हुई थी उसकी हो रही है, ये तो तैयारी के बिना थी हमारी, ये तो हमें जिम्मेदारी लेते। अरे बिना मैसेज के, ये तो हमें मैसेज नहीं था, तो आइन टाइम में मैसेज मिला और हमारे इन योद्धाओं ने वहां पे उस पर हमला कर दिया। वो इतना डर गया था कि वो उसको समझ नहीं करे क्या। लेकिन अगली बार जो हमारा प्रहार होगा ना, जो हमला होगा, उस वक्त इसको पकड़ लिया जाएगा और इसकी हड्डी तोड़ कुटाई कर दी जाएगी, क्योंकि जब तक हड्डी तोड़ कुटाई नहीं होगी तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और ये आवश्यक है ताकि इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोका जा सके। देखिए साहब, संविधान का सम्मान है, सम्मान करते हैं, लेकिन जो संविधान को नहीं मानते, जिनको संविधान का डर नहीं है, उन्हें संविधान से नहीं डराएंगे, उसको हम हमारी कुटाई से डराएंगे, उसको हड्डी तोड़ कुटाई करके डराएंगे। एक मात्र विकल्प है, ताकि इस भारत में कोई भी, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो फिल्म निर्माता निर्देशक हो, चाहे XYZ कोई भी हो, वो हमारे महापुरुषों पे, धार्मिक ग्रंथों पे, देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी करने से पहले 1,00,000 बार सोचे। ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण हम करना चाहते हैं। जी, ओके, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिल से आभार। और भविष्य में यदि आपको कहीं कोई आवश्यकता पड़ती है, हमारी क्षत्रिय करनी सेना पूरे भारतवर्ष में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर चुकी है, तो आप अवश्य इसका लाभ लें।